श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का जो तनाज़ा है, एडमिशन का जो तनाज़ा है, वो तूल पकड़ रहा है और अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा आमने सामने इस मसले पे और दोनों के बीच लफ्जी जंग जो है बहुत तेजी पकड़ी है। और कल भी उमर अब्दुल्ला पुंछ में थे और उन्होंने फिर वहां पे इस चीज़ को छेड़ा है। परसों भी उन्होंने ये कहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन से आप कहिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसको माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा क्यों नहीं दिया गया और उसको दिया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर एक बार टारगेट किया है लीडर ऑफ अपोजिशन को। लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खुद मौजूद है। न्यूज़ 18 से फिर आपसे हम आपका स्वागत करते हैं। बात करने के लिए धन्यवाद, टाइम देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं आपको कि पहले ही क्यों नहीं दिया गया माइनॉरिटी स्टेटस, इसको आपने नॉन मुस्लिम्स को नहीं पढ़ाना था तो आपने पहले ही नॉन हिंदूज को नहीं पढ़ाना था, वहां पे उनको इजाजत नहीं दी तो उसको माइनॉरिटी स्टेटस का स्टेटस पहले दिया जाना चाहिए था। वो पर आते ही नहीं, एडमिशन के लिए ये जो तनाज़ा है वो होता ही नहीं। या तो मुख्यमंत्री साहब को बात हमारी समझ नहीं आती या वो जानबूझ के इस प्रकार की बात को टर्न करके एक नया जो खोई हुई उनकी जमीन है उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। हमने माइनॉरिटी स्टेटस की डिमांड ही नहीं की है। हमने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की डिमांड की है, हमने वो कहा ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यूनिवर्सिटी जो चल रही है, जिसका एक्ट 1999 में बना, फारूक अब्दुल्ला साहब की तब गवर्नमेंट थी और उस वक़्त उस सरकार की गलती है। और चूंकि ये परिवार ही एक चतुर परिवार है, अब्दुल्ला परिवार, और बड़ी चतुराई से इस एक्ट को उन्होंने पास किया। उस एक्ट में इन्होंने कहीं पे भी उस आस्था को स्थान नहीं दिया, उस श्रद्धा को स्थान नहीं दिया, उस स्थान की गरिमा, धार्मिक मर्यादा को कोई जगह नहीं दी। और आज जिस प्रकार से हमें ये दिन देखने को पड़ रहा है, शायद अगर तब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस माता वैष्णो देवी स्थान की एक गरिमा को उस एक्ट में स्थान दिया होता, कुछ ऐसा कोटा उन श्रद्धालुओं के लिए रखा जाता जो श्रद्धालु आस्था रखते हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ा के इस पूरे तंत्र को चलाते हैं। तो हमने वो डिमांड की कि उस वक्त जो गलती हुई या तो उसे ठीक करें। हम प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, आपकी सरकार है, आप हमें साथ दीजिए और इसको ठीक कर लेते हैं। जो श्रद्धा, जो आस्था है, उसको भी स्थान दिया जाना चाहिए। आप तैयार है माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूशन को, जो माइनॉरिटी स्टेटस? माइनॉरिटी कहाँ है? किसने माइनॉरिटी कहा? माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? माइनॉरिटी किसने कहा? माइनॉरिटी हम मांग नहीं रहे ना। हम माइनॉरिटी आप क्या मांग रहे? हम कहते हैं जो इस स्थान की गरिमा है। आप बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। माता वैष्णो देवी एक नॉर्मल स्थान नहीं है, विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में लोकप्रिय है, श्रद्धा और आस्था है। मैं इसकी बात करता हूं। इन शब्दों को थोड़ा सा डिफाइन करके मैं परिभाषित करके आपके द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। माता वैष्णो देवी के प्रति अपार श्रद्धा है, अपार आस्था है। लोग नंगे पांव जाते हैं, लोग जेवर गहना बेच के वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। उस आस्था को भंग न किया जाए, उस श्रद्धा को आहत न किया जाए, उस स्थान की गरिमा को ठेस न पहुंचाई जाए। इसलिए जो वहां पे जो स्टूडेंट्स या छात्र वहां पढ़ने आएंगे, जब वो किसी अन्य धर्म वर्ग से आएंगे, वो अपनी पूजा पद्धति से जब वहां पे अपनी जीवन शैली चलाएंगे, अपने खान पान से चलाएंगे, वो गरिमा भंग हो सकती है, वो श्रद्धा आहत हो सकती है, वो श्रद्धालुओं को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए उन लोगों के लिए एक विशेष स्थान वहां पे होना चाहिए, विशेष कोटा वहां पे होना चाहिए। उस स्थान को देखते हुए हमने मेरिट की भी नहीं बात की, हमने एक्ट की भी बात नहीं की कि नहीं माइनॉरिटी एक्ट में लाओ, हम वो भी नहीं कहते। आपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जम्मू में दाखिला देना है, आपने रजौरी में देना, आपने डोडा में देना, आपने बारामूला में देना, आपने अनंतनाग में देना, आपने कुपवाड़ा में देना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई एतराज ही नहीं है। एतराज माता वैष्णो देवी जो एक धार्मिक स्थान है, वहां की आस्था को लेके है। वो उनके लिए आस्था कोई चीज ही नहीं है, वो इसको टर्न देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब
उन रेडिकलाइज्ड यूथ के लिए एक प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं इस मुद्दे को लेके, जिन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। वो टर्की और बांग्लादेश की बात करते हैं, जो टर्की और बांग्लादेश भारत और भारतीयों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए वो कह रहे हैं। देखिए मैं आपसे इसी पर पूछ रहा हूँ, वो तुर्की और बांग्लादेश ये इसलिए कह रहे थे, मैंने जब उनसे ये पूछा था कि एलओपी साहब ये कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे कहाँ? अगर वो फिर तुर्की और बांग्लादेश जाएंगे तो अब फिर आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली वो कह रहे थे कि वहां रेडिकलाइजेशन हो सकती है, इसलिए वो वहां जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे उनके लिए, आपके लिए अनंतनाग कॉलेज है, आपके लिए राजौरी कॉलेज है, आपके लिए कठवा कॉलेज है, आपके लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू है, आपके लिए स्किम्स है। माता वैष्णो देवी की 50 सीट्स ही आपके लिए हैं क्या? इसके अतिरिक्त और कोई कॉलेज ही नहीं है क्या? आप टर्की क्यों भेज रहे हैं? आप बांग्लादेश क्यों भेज रहे हैं? यहाँ पे 10 कॉलेजेस हैं, दीजिए ना। कौन रोक रहा है? रोक रहा है क्या? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है किस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। मैं अपनी सुविधा के लिए ये पेश कर रहा हूं कि नहीं, कहां जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? इतनी सीट्स यहां पे है, 1000 के आसपास आपके पास सीट्स हैं। आप उन 42 बच्चों के लिए सिर्फ माता वैष्णो देवी ही बची है क्या? वही कॉलेज एक बचा है, या फिर टर्की है, या फिर रेडिकलाइजेशन है? ये उनका मकसद नहीं है टर्की और बांग्लादेश का। उनका ये मकसद है कि जो रेडिकलाइज्ड यूथ है उसको प्रोटेक्शन देना, क्योंकि यहाँ पे आतंकवाद को, यहाँ पे अलगाववाद को, ये शब्द मैं बड़ी मजबूती के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं। जितना आतंकवाद चला, जितना अलगाववाद चला, उसको बौद्धिक प्रोटेक्शन, उसको बौद्धिक संरक्षण ऐसे नेताओं ने दिया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया, उमर अब्दुल्ला साहब दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा दे रही है। इस प्रकार की बातें करके, प्रोवोक करके जब वो रेडिकलाइज हो जाते हैं, फिर उनको प्रोटेक्शन देते हैं और ये राजनीतिक रोटी सेकते हैं। अन्यथा 42 सीट्स जो आस्था के साथ हम जोड़ते हैं, उन्हीं पर ये सारी राजनीति क्यों हो रही है? मुझे बताइए ना। माता वैष्णो देवी के नाम पे ये राजनीति क्यों करना चाहते हैं? हमारा तो कोई इससे लेना देना नहीं कि भाई बच्चे कहीं और जगह पे पढ़े। हम तो उनके लिए, कोई बच्चों के लिए हमारे पास भी हमदर्दी है। बच्चों के, हमारे कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन माता वैष्णो देवी का जो स्थान है वो श्रद्धा का स्थान है, वो आस्था का स्थान है। उस श्रद्धा और आस्था का भी कोई न कोई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, टर्की और बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो खोई हुई जमीन है, उनकी जो धूमिल एक छवि है, उसको वापस लाने के लिए रेडिकलाइजेशन, अलगाववाद, आतंकवाद के शब्द को दोबारा से बुन के एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। और जिस नैरेटिव के बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी चलती है, मुझे लगता है कि अब इनको कोई एक्सेप्ट करके राजी नहीं। लेकिन सवाल पैदा होता है, और वो उमर साहब भी यही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि साहब वो बच्चे जो है मेरिट के बेसिस पे वहां पे हो, और वहां प्रोविजन जो है वो यही था कि आप अप्लाई कीजिए, अगर आप पास हो गए तो आप। अब जो ये बच्चे हैं उन्होंने क्या कसूर किया? क्या वो इसलिए उनको आप पनिशमेंट दे रहे हैं कि वो नॉन मुस्लिम, मेरे सर में दर्द हो रहा है ये बातें सुन सुन के। मैं कह रहा हूं बच्चों को आप बिल्कुल नहीं छेड़िए। मैं कहता हूं बच्चों के साथ हमें कोई वो नाराजगी है ही नहीं। बच्चों के लिए अनेकों कॉलेजेस यहां पे हैं। माता वैष्णो देवी का स्थान एक श्रद्धा का स्थान है सुमीर जी। या तो मीडिया नहीं समझा पा रही, या उमर अब्दुल्ला से तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। वो तो कहीं चादर डालते हैं, कहीं साफा बांधते हैं, कहीं टोपी डालते हैं, तो उनको तो कहीं किसी मजहब की श्रद्धा और आस्था का वो इल्म ही नहीं है ही नहीं। आप देखिए हजरत बल जाके वो क्या कहते हैं, यहाँ वैष्णो देवी आके क्या कहते हैं? श्रद्धा आस्था का स्थान होता है सर। लोग जान देते हैं श्रद्धा आस्था के लिए। आप देखिए भगवान राम की जो हमारी जन्मभूमि थी, वहां पे इतनी जाने क्यों गई? 450 साल क्यों ये कोर्ट में केस चला? क्यों चला? श्रद्धा थी ना, आस्था थी ना। तो श्रद्धा आस्था आपके इधर होती नहीं क्या? इसको डेफिनेशन ही नहीं है। 42 बच्चे उनका क्या कसूर? हम क्या कहते हैं कसूर है उनका? कोई कसूर नहीं है उनका। लेकिन मैं कहता हूं आस्था और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए वहां पे आपको एक कोटा फिक्स करना पड़ेगा। वहां पे आपको एक माता में आस्था रखने वाले बच्चों के लिए स्थान देना पड़ेगा। वो मैं बोल रहा हूं। लेकिन इसको गलत इंटरप्रेट किया जाता है कि नहीं बच्चों का क्या कसूर। उमर अब्दुल्ला साहब को समझ ही नहीं आ रही है। कल वो पुंछ में थे और एक मदरसा जो वहाँ पे एक बड़ा मदरसा है, वहाँ पे जब वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने फिर इस चीज को छीड़ा और कहा कि जो मुस्लिम स्कूल्स हैं, खासकर मदरसों पे जो ये आंचन लगाया जाता है, वो यहाँ पे आए, उनको मैं दावत देता हूँ।
ऑब्वियसली उनका इशारा आप लोगों पे था कि आप लोग इन मदरसों को बदनाम करते हो। उन्होंने कहा वहाँ राष्ट्रगान होता है, बाकी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हम इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए मदरसे में दावत देना, ये उमर अब्दुल्ला साहब खुद फिर क्यों वो कहीं मुंबई के किसी कॉन्वेंट स्कूल में गए थे, खुद फिर वो लंदन पढ़ने क्यों गए थे, मदरसे में पढ़ना था ना। अगर आपको इतनी ज्यादा इस वक्त बात करनी पड़ती है मदरसे के लिए, जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, खुद भी मदरसे में जाता, अपने बच्चे भी पढ़ाओ मदरसे में, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? ये लोगों के लिए है। तो कहने का मेरा मतलब है, हम किसी मदरसे पे इस वक्त कोई डिबेट नहीं करना चाहते, कोई बहस हमारी मदरसे पे नहीं है, बहस को हम डाइवर्ट नहीं करना चाहते। एक्चुअली रेफरेंस कटरा इशू पे था, कटरा इशू था रेफरेंस। मैं कटरा इशू के आप लोग विदाउट एनी वो कर रहे हैं, यहाँ पे हर कोई बच्चा पढ़ रहा है, वहां पे आप बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहे किसी खास मजहब की। नहीं, मदरसे में कौन सा गैर मुस्लिम पढ़ रहा है? मदरसे में क्यों पढ़ेगा? मदरसे में एक दीनी तालीम होती है, एक मजहबी तालीम होती है। वही कह रहे थे कि मजहब वहाँ पे जो मजहब है वो मजहब अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र जो एक जज्बा है उसको कभी भी कम नहीं किया जाता। वहाँ राष्ट्रगान भी होता है, वहाँ साइंस भी पढ़ाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है, कोई हमें एतराज नहीं है, पढ़े, राष्ट्रगान भी करें, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई एतराज ही नहीं है जिस मदरसे की बात करते। मुझे ये बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब से एक सवाल पूछिए, क्या माता वैष्णो देवी की आस्था का स्थान है? नहीं है। बस आस्था समझते हैं, जिसे अकीदा कहते हैं, शायद उर्दू में अकीदा कहते हैं, फेथ कहते हैं, आस्था कहते हैं। उन्हें ये बोलिए कि माता वैष्णो देवी की आस्था का कोई स्थान है या नहीं है जम्मू कश्मीर में। अगर है तो फिर उस पर डिबेट कीजिए। मदरसा, रेडिकलाइजेशन, बांग्लादेश, टर्की, मुसलमान, हिंदू, ये कहां ले रहे हैं डिबेट को? वो ये भी कहते हैं पे बहस करें। वो कहते हैं कि उमर साहब ये भी कहते हैं कि देखिए साहब, इंडिया सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हम मजहब की बिना पे कभी भी किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। ये जो बीजेपी जो डिमांड कर रही है या जो जितनी पार्टियां डिमांड कर रही हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक आदर है। आप हमें ये ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कहीं कुचला जाता है, बिल्कुल भी नहीं। श्रद्धा को कुचला जाता है। हम आम जनमानस को नारायण भगवान का दर्जा देते हैं, जो आपको बनाते भी है, जो आपको गिराते भी है। क्या करोड़ों लोगों की मैं श्रद्धा बोलता हूं माता वैष्णो देवी पे नहीं है? ये सिर्फ सुनील शर्मा की या बीजेपी की डिमांड थोड़ी है, ये आम जनमानस की डिमांड है। जब ये आवाज जनमानस में बनी, तब जाके हमने अपनी ये लोगों की जनभावनाएं कहीं किसी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई। तो क्या ये करोड़ों जनभावनाओं को निरादर करना नहीं है, डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है? मुझे बताइए ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें न पढ़ाएं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को वो डेली चैलेंज करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को डेली तार तार करते हैं, मेरा मुंह न खुलाएं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने क्या क्या बातें कही है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देके आज माता वैष्णो देवी की आस्था को वो निरादर कर रहे हैं। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहता है? डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आस्था को, करोड़ों लोगों की श्रद्धा को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हर वक्त माना है। ये भगवान राम का मंदिर था, कोर्ट में चला, आस्था का था ना, लड़ाई आस्था की थी, लड़ाई श्रद्धा की थी। तो वहां पे कोर्ट ने क्या बोला कि आप आस्था और श्रद्धा को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आ गए क्या? चीफ मिनिस्टर बन गए तो उनकी लाइन क्या हम सबके लिए कोई पत्थर की लकीर है क्या? तो ये कह नहीं सकते आप कि माता वैष्णो देवी के लिए उनके मन में डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। एक चीज और वो कहते हैं कि देखिए इस वक्त हालात बहुत खराब है, हमें बहुत सारे मसाइल हैं, डेलीवेजर्स का इशू है, बाकी चीज फ्लड से जो नुकसान हुआ है उनको करे ना मसाइल। वो कहते हैं कि उसके बिना पे उसको उस पर बात करने के बजाय ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कहाँ, हम तो उसी पे बात करना चाहते हैं। करे ना, उन्हीं के पास तो डिपार्टमेंट से क्या मसला हल किया? फ्लड यहाँ पे आया, वो कहीं पे गए भी? किसी व्यक्ति के पास पहुंचे? कहीं नहीं गए। कुछ उन्होंने डिपार्टमेंटल कोई मीटिंग्स की, कहते हैं पैकेज ही नहीं आया भारत सरकार। तो जब पैकेज आया वो कोई भी दे सकता है, वो खुद क्या करे? पैकेज देने के लिए उनकी जरूरत नहीं ना है। पैकेज देने के लिए एक सिस्टम है, एक तंत्र है, वो आएगा, वो बंटेगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया? पैकेज वो खुद भी देना कुछ, तो वो तो कुछ नहीं करेंगे। वो बिजली पानी देना, जब लोग सड़क पे हैं, वो डेलीवेजर का मुद्दा हल करें ना, हम डिबेट करने को तैयार हैं। हमने तो एडजर्नमेंट मोशन लाया था फ्लड पे डिबेट करने के लिए असेंबली में, क्यों उसको अलाउ नहीं किया? फिर
उस पे भी बहस नहीं करनी। इस मुद्दे को मैं कहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब को बोलो चुप करे, आराम से बैठ। अच्छा, एक और चीज, आपने जो मेरे साथ जब बात की थी तो आपने कहा था कि उमर साहब ने मेरिट कौन सा, वो किस मेरिट के बेसिस पे बने हैं चीफ मिनिस्टर, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं कि सुनील शर्मा किस मेरिट पे आए हैं, वो भी पॉलिटिशियन, ये भी पॉलिटिशियन। मैं गरीब घर से आया हूं, मैं गरीब घर से आया हूं, मैं संघर्ष करके आया हूं। उमर अब्दुल्ला साहब अब्दुल्ला परिवार का शहजादा है, प्रिंस है, उसका वो मेरिट है। उसका ये मेरिट नहीं है कि किसी गांव से वो उठ के लड़ के झगड़ के संघर्ष करके लोगों के मुद्दे को उजागर करके आया है। वो शहजादा है एक परिवार का, उसका वो मेरिट है। मेरा मेरिट है मैं गरीब घर से आया हूं, मैंने खेतों में काम किया है, मैंने भेड़ बकरियां संभाली है, मैंने मजदूरी की है 20 रुपए की। वो संघर्ष होता है, वो मेरिट होता है, मेरिट से आना। वो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब का लड़का है, वरना लाइन में बहुत सारे लोग थे, सीनियर लीडर्स थे। मेरिट की वो बात नहीं करे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरिट को साइड पे रख के उमर अब्दुल्ला को बिठाया। अब मुझे बताइए, मैं अभी गारंटी देता हूं नेक्स्ट मेरिट उसके बच्चों का होगा। मेरे बच्चों का हो सकता है? नहीं हो सकता बीजेपी में। उसके बच्चों का मेरिट ऑटोमेटिकली आ गया है, क्यों? वो भी शहजादे हैं, प्रिंस हैं। अच्छा, एक और लास्ट में 2 सवाल और है मेरे। वर्किंग कमेटी की मीटिंग है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 2 दिन चलेगी। इसमें ये मुद्दा भी है जो माता वैष्णो देवी श्राइन का इशू है, उसके साथ साथ और भी कई इश्यूज है। ये वर्किंग कमेटी मीटिंग बुला रहे हैं, क्या आपकी नजर है इस पर, और कितनी आप इम्पोर्टेंट मानते हैं? नहीं, वो एक पार्टी की होगी, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये? इसमें क्या कोई डिस्कशन होगी जम्मू कश्मीर के लोगों की बेबूदी के लिए? इसमें क्या डिस्कशन होगी डेली वेजर्स के लिए? इसमें क्या डिस्कशन होगी NYC या रहबरी तालीम के लिए? इसमें क्या डिस्कशन होगी पानी बिजली देने के लिए? इसमें डिस्कशन होगी इनकी लड़ाइयों की, इसमें डिस्कशन होगी इनकी मिनिस्ट्रीज की जो ये एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, इसमें लड़ाई होगी बाप बेटे की, इसमें लड़ाई होगी दादा पोते की। इसमें कौन सी वो डिस्कशन होनी है जम्मू कश्मीर की? मैं सुना है आगा रोहला पे वही ना, अंतर कला इन फाइटिंग, अंदर की लड़ाई। आगा रोहुला जैसे बहुत रोहुला इनके अंदर लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उस पे डिस्कशन होगी। यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन नहीं पास होना है कि जम्मू कश्मीर की बेबूदी के लिए हम तरक्की के लिए काम करेंगे। इसलिए हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। लास्ट में इमरान खान पे सस्पेंस बरकरार है, इमरान खान का पता ही नहीं चल रहा है। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर दर्शा रहा है कि पाकिस्तान किस हाल में है, कि वहाँ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनका हाल? देखिए, जो अफवाहें कल से सोशल मीडिया या मीडिया पे देखने को मिली है, मैं उसको कोई पुष्टि नहीं करता हूं, नहीं मुझे इतना ज्यादा मालूम है। लेकिन ऐसे देश से और कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता इस देश की है पाकिस्तान की, जहां पे राष्ट्रपतियों को फांसी दी गई है, जहां पे प्रधानमंत्रियों को मारा गया है। वहां पे अगर इमरान खान की ये अफवाह चल रही है तो कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान में आप ये नहीं करेंगे कि साइंटिस्ट कोई चांद पे निकल गए हैं और उत्तरी ध्रुव पे अपना कोई सैटेलाइट उन्होंने बिठाया है। वहां पे यही बम फटा, वहां पे यही मिसाइल बनाई, वहां पे यही प्रधानमंत्री को फांसी दी, वहां पे यही होम मिनिस्टर को जेल डाला गया। तो इस प्रकार की संस्कृति वाला देश जो बना हुआ है पाकिस्तान, ये कोई हैरत अंगेज करने वाली बात नहीं है। अभी अफवाह है, कंफर्मेशन क्या होती है, लेकिन बहुत ज्यादा हैरान कुल करने वाली ये बातें नहीं है। इस देश से यही एक्सपेक्ट। मतलब इमरान खान भी उसी लाइन में है जिस तरह पहले के वहां पे रहे हैं, कि वहां पे डेफिनेटली वो भी वहीं का लीडर है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो वो वहां की कोई अलग पहचान एंटिटी थोड़ी हो सकता है। न्यूज़ 18 बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।